जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, उन सभी बच्चे का बहुत सारा कमेंट आ रहा था पिछले सेशन में, जो एमजेसी का जितना सारा 5 6 जितना एग्जाम गया कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप सभी के लिए आ गया है कि सेमेस्टर 4 रहने वाला है। इसमें MIC 4 ज्योग्राफी का एग्जाम स्पेशल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, तो ये आप सभी को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया गया है। इसमें आप सभी को देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी BH1 शॉर्ट नोट्स के तरह है, MIC ज्योग्राफी। और ये जुड़ने के लिए आप सभी को, जैसे आप किसी चैनल पे नहीं जुड़े हो, तो यहाँ पे आप सभी को हेल्प कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप सभी का यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास का। और यहाँ से आप सभी का स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हमारा है जनसंख्या भूगोल। यहाँ पे आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आप सभी को लॉन्ग शॉर्ट सारा कुछ बन जाएगा। जनसंख्या भूगोल, यहाँ कह रहा है जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, संरचना और गतिशीलता का स्थानीय अध्ययन किया जाता है, उसे जनसंख्या भूगोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को आ जाएगा कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनसंख्या भूगोल की प्राकृतिक, स्थानीय, गतिशील, सामाजिक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय है। और मुख्य विशेषता यहाँ पे हो जाएगा जनसंख्या भूगोल की। पहला हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का अध्ययन। दूसरा जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास से होने वाला परिवर्तन का अध्ययन। तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन। और चौथे पॉइंट में है आंकड़ों एवं सांख्यिकीय अ, विधियों का प्रयोग। और पांचवें पॉइंट में हमारा क्या है, जनसंख्या एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, ठीक। टोटल हमने 5 पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति कैसी होगी। तो अगर आप सभी के एग्जाम में आएंगे तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा पॉइंट बनाकर, की पॉइंट्स आप सभी को मिल गया है बस। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे आप सभी को देखने को मिलेगा जनसंख्या आंकड़ों के प्रकार। तो दो प्रकार हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। फर्स्ट को कहेंगे प्राइमरी, जिसमें स्वयं एकत्र होता है, और सेकेंडरी में आप सभी का पहले से उपलब्ध रहता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि जनसंख्या आंकड़ों के प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत हमारे होने वाले हैं जनगणना, जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे जनसंख्या आंकड़ों का, पहला हो जाएगा। दूसरे में हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तीसरा है नमूना पर्यवेक्षण। और चौथे पॉइंट में हो जाएगा सरकारी रिपोर्ट। और पांचवें में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े। तो आप सभी के अगर एग्जाम में पूछा जाएगा जनसंख्या आंकड़ों के प्रमुख स्रोत, तो आप ये सारे पॉइंट लिख दीजिएगा। टोटल 5 की पॉइंट्स है, बस आप सभी को इतना ही लिखना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथे पॉइंट पे हमारा कह रहा है जनसंख्या अध्ययन। तो जनसंख्या अध्ययन का हम लोग देखते हैं। जनसंख्या अध्ययन में हो जाएगा जनसंख्या के आकार, वितरण, वृद्धि, संरचना तथा सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के अध्ययन को ही जनसंख्या अध्ययन कहते हैं, ठीक। तो जनसंख्या अध्ययन को यहाँ पे परिभाषित हुआ है, कर दिया गया है। तो यहाँ परिभाषा आप सभी को हो जाएगा जनसंख्या अध्ययन का, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगला यहाँ पे है कि मुख्य विषय। तो जनसंख्या अध्ययन का मुख्य विषय हमारे यहाँ पे हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, जन्म, मृत्यु। जनसंख्या वृद्धि आपको यहाँ से मिल जाएगा। जन्म दर, वही जन्म दर और मृत्यु दर हो जाएगा। प्रवास, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है उसी को प्रवास कहते हैं। अगला वायु, आयु। उसके बाद हो जाएगा लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, ठीक। टोटल आप सभी के इसमें हो जाएंगे प्रमुख विषय में इतने। अगला यहाँ पे है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जनकीय, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा जनकीय जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण तथा जन्म, मृत्यु और प्रवासन से होने वाले परिवर्तन का सांख्यिकीय अध्ययन है। जैसे मुख्य घटक हो जाएगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास या प्रवासन, वही, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। टोटल हमने यहाँ से, अगर आप सभी के 5 मार्क्स के लॉन्ग टाइप में पूछ दी, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में कि जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करो और उसके मुख्य घटक को लिखो, तो यहाँ से आप टोटल यहाँ तक लिख दीजिएगा। पढ़ के खुद से लिखना है, यही नहीं कि जो हम लिखे, यहाँ तक लिख दिया। 5 पॉइंट्स, 5 की पॉइंट्स हो जाएगा। अगर आप सभी से अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे
जैसे पूछा जाएगा ये जनसंख्या भूगोल की प्रवृत्ति, तो यहाँ से और यहाँ तक लीजिएगा पूरा पॉइंट्स, बस हो गया। ठीक है, की पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जो हम दिए वही नहीं लिखना है, आप पढ़ कर जाइएगा और खुद से बना कर लिखिएगा। ठीक। और म, अगले पॉइंट में आ जाएगा हमारा जनसंख्या गतिशीलता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनसंख्या गतिशीलता क्या है। तो जनसंख्या गतिशीलता हो जाएगा समय के साथ जनसंख्या की संख्या, रचना और वितरण में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या गतिशीलता कहते हैं। ठीक। यहाँ पे हो जाएगा, इसके तीन मुख्य घटक हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रजनकता और मृत्यु दर, प्रवासन, जो प्रवास मृत्यु दर। ठीक। यहाँ पे हमारा प्रजनता, इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफाइंड करके। यहाँ पे किसी जनसंख्या में महिला द्वारा वास्तव में जन्म दिए गए बच्चों के स्तर को प्रजनता कहते हैं। प्रजनता को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षा, विवाह की आयु हो जाएगा। उसके बाद हमारा आय, नगरीयकरण, परिवार नियोजन, महिलाओं का रोजगार और यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं। ठीक है, तो आप सभी के जिससे क्वेश्चन में 2 मार्क्स के आगे प्रजनता किसे है कहते हैं, तो यहाँ यहाँ से आप लोग की पॉइंट्स याद कर लीजिएगा खुद से और यहाँ तक आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। यही जो है विवाह की आयु, नगरीकरण, आय, परिवार नियोजन, यहाँ पे समझने के लिए दे दिया गया है पीडीएफ में। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है मृत्यु दर किसे कहते हैं। देखिए, किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में होने वाली मृत्यु की दर को मृत्यु दर कहते हैं। यानी मान लीजिए एक वर्ष में मृत्यु होने वाले जितने मृत्यु होंगे, वही मृत्यु दर कहलाया जाएगा एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष, तो यही हो गया किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में होने वाले मृत्यु की दर को मृत्यु दर कहते हैं। और मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे हमारे हो जाएंगे चिकित्सा सुविधाएं, पोषण, स्वच्छताएं, पेयजल, आय, महामारी और प्राकृतिक आपदा और आयु संरचना। ठीक। मृत्यु दर अगर आप सभी से पूछा जाएगा तो यहाँ पूरा की पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, की पॉइंट से बनाना सीख लीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं, अगले में है 4 पॉइंट में कि प्रवासन या प्रवास। देखिए, किसी व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान निवास परिवर्तन करते हैं, उसे ही प्रवासन कहते हैं। इसका मुख्य कारक क्या क्या हो जाएगा या मुख्य प्रकार, तो देखिए मुख्य हो जाएगा, एक होता है गांव से शहर यानी ग्रामीण, यहाँ पे होगा ग्रामीण से शहरी यानी ग्रामीण से नगरीय। उसके बाद हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण, जैसे कोई गांव में है और वो दूसरे गांव में जाएगा तो वो ग्रामीण से ग्रामीण। अगर गांव से शहर की ओर गया तो ग्रामीण से नगरीय, और नगरीय से यानी शहर से शहर गया, जैसे दिल्ली है और वो मुंबई गया तो वो शहर से ही शहर गया, तो नगरीय से नगरीय। और यहाँ हो जाएगा नगरीय से ग्रामीण। ठीक। तो नगर में जो रहता है वो खेती करने जाएगा तो गांव जाएगा, तो इसीलिए नगरीय से ग्रामीण। और यहाँ हो जाएगा आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा कि एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत में है ये और ये चला गया चाइना, चीन चला गया, तो ये प्रवास हो गया, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, टोटली आप लोग समझ गए। अगले में देखते हैं, अगले पांचवें पॉइंट में है कि प्रवासन के प्रकार। प्रवास के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव पहले देखते हैं। पहला है रोजगार में वृद्धि। अगर रोजगार में वृद्धि होगा, गांव से शहर जाएगा तो उसको रोजगार मिलेगा, इसीलिए जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आय में वृद्धि, तो रोजगार, जैसे गांव में खेती कर रहा है तो खेती करेगा, बाहर जैसे गया शहर कमाने तो वो ज्यादा उसको आय मिलेगा, पैसा होगा, आमदनी होगा, इसीलिए आय में वृद्धि। तीसरा हो जाएगा श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग। तो उसका बेहतर, जैसे श्रम हो गया शक्ति, तो लेबर जैसे बन कर जाएगा तो वहाँ ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा आय होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। और यहाँ हमारा चौथा पॉइंट आर्थिक विकास। आर्थिक यानी पैसा,
जो आय में जो होता है पैसा उसका विकास होगा उसके लिए, तो आर्थिक विकास उसका हो जाएगा। और नकारात्मक प्रभाव क्या होगा देखिए, सब गांव से चल जाएगा शहर कम आने, तो यहाँ हो जाएगा शहरों में भीड़ बढ़ जाएगा, शहरों में भीड़, आवास की समस्या देखिएगा, बाहर जाइएगा तो पाँच इतना रूम 5,000 में देता है, तो वही झुग्गी बस्तियों का विकास अगर नहीं मिलेगा, जैसे आप लोग धारावी देखे होंगे, नहीं मिलता है बड़ा बड़ा शहर में बिल्डिंग, तो घर में फ्लैट व्लैट, तो वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जैसे धारावी हो गया, तो वही। और यहाँ हो गया प्रदूषण, प्रदूषण हो जाएगा, जिसे जाएगा गाड़ी और ज्यादा चलेगा, जैसे बाइक वाइक हो गया तो ज्यादा धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा। और जैसे खाने पीने का कचरा ज्यादा इधर उधर फेंकाएगा शहर में, तो उससे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव, जैसे सार्वजनिक सुविधा है, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा जो मिल जाएगा, वही सार्वजनिक सुविधा होगा, उस पर दबाव हो बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखे थे प्रवास के प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे हम समझा दिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा अगला जनसंख्या संरचना। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ है जनसंख्या संरचना के बारे में जानेंगे। जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जनसंख्या को उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभाजित करने को जनसंख्या संरचना कहते हैं। इसका मुख्य आधार हो जाएगा यहाँ पे आयु, लिंग, ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग। आयु, लिंग, ग्रामीण, नगरीय, व्यवसाय, साक्षरता, धर्म, और यहाँ पे हो जाएगा आपसे फिर भाषा। ठीक है, तो मुख्य आधार पे आप लोग लिख दीजिएगा। टोटल 7 पॉइंट्स है, आप लोग 4 पॉइंट्स लिखिएगा अच्छे से। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा, वहां पे मन से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगले में है आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना, आयु संरचना क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आयु संरचना हो जाएगा विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या के वितरण को आयु संरचना कहते हैं। आयु संरचना जो होगा उसका प्रमुख वर्ग क्या क्या होगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया और उसके 14 वर्ष तक वो बाल जनसंख्या होगा, उसके बाद 15 से 64 वर्ष जब तक रहेगा वो कार्यशील यानी काम करने वाला जनसंख्या में आएगा, और उसके बाद 65 वर्ष से अधिक जो हो जाएगा वो वृद्ध जनसंख्या में आ जाएगा। ठीक, अब इसका महत्व देखिए, श्रम शक्ति का पता चलता है, शिक्षा की योजना बनाई जाती है, जिसे पता रहेगा ना कि कितना बच्चा है, तब ना जल्दी से बनेगा कि शिक्षा योजना। अब सारे को जोड़ देगा 180 करोड़ आबादी को, तो सबके लिए योजना नहीं ना बनेगा। जैसे 180 करोड़ में से आप सभी के लिए 5 करोड़ का जैसे बन गया बाल जनसंख्या वाला, तो आप सभी का जो आर्थिक जो मदद होगा वो कराया जाएगा सार्वजनिक द्वारा, वो बढ़ेगा। अगला हमारा तीसरे पॉइंट में हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पता चलती है। और यहाँ चौथा हो जाएगा भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगता है। ठीक है, आप सभी से अगर पूछा जाए आयु संरचना के बारे में तो यहाँ तक आप डिफाइन कर दीजिएगा, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। अगला यहाँ पे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग संरचना, किसी क्षेत्र में पुरुष एवं महिला जनसंख्या के वितरण को लिंग संरचना कहते हैं। ठीक है, अब लिंगानुपात इसमें देखना होगा। लिंगानुपात क्या है, भारत में सामान्यतः 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, तो लिंगानुपात को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहले में हो जाएगा जन्म के समय लिंगानुपात, अ, मृत्यु दर, प्रवासन, इसमें और हो जाएगा महिलाओं की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधाएं। ठीक, लिंगानुपात, लिंग संरचना में लिंगानुपात मिलाकर आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा डिफाइन करके की पॉइंट्स के साथ। अगला है हमारे व्यावसायिक संरचना, यहाँ विभिन्न व्यवसायों में जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। 3 प्रमुख क्षेत्र है इसका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इसमें देखिए, प्राथमिक में आ जाएगा कृषि, प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें पशुपालन, मछली पालन, कृषि,
जैसे कृषि संबंधित कार्य आएंगे, वन जैसे जंगलों से वनस्पतियां आदि वस्तुएं प्राप्त करना ही प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगा। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी मतलब वन से खेती बाड़ी सब इसी में है, कृषि जो है। और द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा उद्योग संबंधित क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहेंगे, जैसे उद्योग, विनिर्माण, निर्माण ये सब। ठीक। अगले में हम लोग देखते हैं 3 नंबर तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा कि व्यापार यानी सेवा के क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इतना जानिए। तो व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक। यहाँ पे है महत्व, जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। यह किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और विकास स्तर को समझने में मदद करती है। ठीक है। यहाँ है साक्षरता। साक्षरता आप लोग को पता ही होगा। तो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखने वाली जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता कहते हैं। इसमें साक्षरता का महत्व देखते हैं। रोजगार बढ़ता है, जीवन स्तर सुधरता है। जैसे आप लोग पढ़िएगा तब ना जीवन स्तर सुधरेगा, आईएएस बनिएगा। यहाँ स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ती है, महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। जन अब देखिए महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। अब एयरफोर्स में महिलाओं सबका जैसे आरक्षण जो 33% से अधिक दे दिया है अभी भी, तो वो है। और इसके बाद हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है, जनसंख्या नियंत्रण मिलता है। अभी जो है इतना जनसंख्या हो गया कि हम दो और हमारे दो के उपयोग करना चाहिए संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन यूज नहीं किया गया है। आगे यहाँ पे हम लोग का धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना में देखेंगे किसी क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक समुदाय के वितरण एवं अनुपात का अध्ययन धार्मिक संरचना कहलाता है। अब इसके महत्व को जानते हैं। धर्म जनसंख्या के सामाजिक व्यवहार, विवाह, परिवार और जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। जैसे यहाँ पे है 7वें नंबर पे कि भाषाई संरचना के बारे में जानना है। तो किसी क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं बोलने वाली जनसंख्या को के वितरण को भाषाई संरचना कहते हैं। जैसे महत्व में हम लोग देखेंगे कि जैसे महत्व हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता की जानकारी, शिक्षा की योजना, प्रशासन में सहायता, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण। ठीक। तो ये महत्व में आ जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा हो जाएगा समकालीन जनसंख्या मुद्दे। तो यहाँ हो जाएगा वृद्ध होती जनसंख्या। जब कुल जनसंख्या में वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ता है तो इसे वृद्ध होती जनसंख्या कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा जैसे मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, अ, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और घटती प्रजननता। तो ये हमारे कारण में आ जाएंगे। ठीक। और यहाँ आगे हो जाएगा समस्या। इसके क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे। वृद्ध होती जनसंख्या के समस्याएं क्या क्या हो सकती। तो स्वास्थ्य खर्च बढ़ना, पेंशन का भार, कार्यशील जनसंख्या में कमी, देखभाल की समस्या। ठीक है। तो ये समस्याएं हम लोग देखेंगे कारण है, और ये आप सभी का परिभाषा हो जाएगा डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड में कि घटता लिंगानुपात। तो जब महिलाओं की संख्या पुरुष की तुलना में कम हो जाती है, इसे घटता लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कारण क्या है तो देखिए पुत्र वरीयता, पुत्र वरीयता, लैंगिक भेदभाव। ठीक। कन्या भ्रूण हत्या जो गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा महिलाओं को कम स्वास्थ्य सुविधा, महिलाओं को कम स्वास्थ्य सुविधा जो दिया जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा महिलाओं को कम स्वास्थ्य सुविधा हो गया। महिला शिशु मृत्यु, महिला के साथ साथ उसके बच्चे को जो मार दिया जाता है। इसके प्रभाव देखो जानते हैं यहाँ पे लैंगिक असंतुलन, विवाह संबंधी समस्याएं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध का खतरा, सामाजिक असंतुलन। ठीक है। यहाँ घटती प्रजननता। जब समय के साथ जन्म लेने वाले बच्चे को औसत संख्या कम होती है तो इसे घटती प्रजननता कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा देखिए कारण क्या है, यहाँ पे रहने वाला है महिला शिक्षा, देर से विवाह। पहला पॉइंट हो जाएगा महिला की शिक्षा में कमी जो हो जाता है वो देर से विवाह।
नागरिकता, सॉरी, नगरीकरण। उसके बाद हो जाएगा हमारा चौथा पॉइंट परिवार नियोजन, और यहाँ पे है महिलाओं का रोजगार, और लास्ट हमारा छोटे परिवार की धारणा। इसमें से कोई 4 पॉइंट्स याद करके आप लोग वहाँ पे लिख दीजिएगा एग्जाम में, कारण का पॉइंट बनाकर बस। प्रभाव को यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्रभाव क्या रहने वाला है। तो जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, परिवार का अवसर छोटा होता है, वृद्धि जनसंख्या बढ़ जाता है, और यहाँ पे हमारा भविष्य में श्रम शक्ति प्रभावित हो सकती है। ठीक है, टोटल यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट्स है, तो 4 आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसमें 3 भी लिखिएगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है जनसंख्या नीति। तो जनसंख्या नीति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जनसंख्या के आकार, वृद्धि, स्वास्थ्य एवं संरचना को प्रभावित करने वाले, या प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना को जनसंख्या नीति कहते हैं। इसमें प्रमुख उद्देश्य हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि में संतुलन, दूसरे में हो जाएगा परिवार नियोजन को बढ़ावा, या तीसरे में हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, और 4 नंबर में चौथे पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण, और 5 नंबर पॉइंट में हो जाएगा मृत्यु दर की कमी, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में जीवन स्तर में सुधार। ठीक, देखिए टोटल हमने इसमें 4 टॉपिक्स लिए थे आप सभी के एमआईसी सिलेबस से, और चारों टॉपिक को अच्छे से डिफाइन कर दिए। अगर आप सभी के लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ के, जिसे आप सभी के पूछेगा समकालीन जनसंख्या मुद्दे, तो यहाँ से ये पॉइंट उठाइएगा, और यहाँ से घटता लिंगानुपात दो दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट घटती प्रजनता, और चौथा पॉइंट जनसंख्या नीति उठाइए। बस 4 पॉइंट उठाए की पॉइंट, और चारों की पॉइंट्स में से आप सबको डिफाइन कर देना है। और बस यहाँ उसमें लिखा रहता है 200 से 300 पेजों में लिखना है, आराम से लिखा जाएगा। और इसको याद नहीं करना है कि रट्टा मार लेना, जो हम लिखे वही लिखना है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और खुद से लिखने का कोशिश करिए, ठीक है। और ये जो है आप सभी के सब्जेक्टिव के ये ज्योग्राफी का था, ठीक है। और ये आप सभी को कैसा लगा क्लास, आप कमेंट में एक हार्ट शेप के माध्यम से बताइएगा, एक हार्ट कमेंट कर दीजिएगा, पता चल जाएगा हमको, ठीक है। और चाहते हैं कि ये लाइव में आप सभी के लिए लाइव चले, और अच्छे से आप लोग क्लास कर सके, तो चैनल से जुड़ जाए, और 1 के जल्दी से कंप्लीट करवाइए, क्योंकि लाइव आपके लिए। और चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए, आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का वीडियो वीडियो के नीचे लिंक होगा, क्लिक करके घुस जाइए और चैनल पे जुड़ जाइए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ठीक है। और ये पीडीएफ आप सभी को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, ठीक है।